हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की दिशा में, कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्षैतिज तल में पूरब की दिशा में गति कर रहा है, गतिमान है, और चुंबकीय क्षेत्र उदग्रता नीचे की दिशा में विद्यमान है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में बल लगाया जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की दिशा में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उदग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। मतलब आपको पता है कि आप इस दिशा में पूरब की दिशा लेते हैं, ये दिशा आप पश्चिम की दिशा लेते हैं, है ना। ये दिशा जो आपका है उसमें आप उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा लेते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल मतलब ये वाला तल ऐसे, तो क्षैतिज तल में ये तल जो होता है क्षैतिज तल होता है, ये उदग्र तल होता है। तो क्षैतिज तल में पूरब की दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरब की दिशा में, इधर पूरब होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गतिमान है तो करंट की दिशा उसके विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट की दिशा इधर हो जाएगी, तो करंट जो है इधर बहेगा, तो करंट की दिशा को मैंने इधर बना लिया। अब कह रहा है उसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये क्षैतिज तल है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से जाएगा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की दिशा में इस तरीके से दी, है ना। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ई पर किस दिशा में बल लगाया जाएगा। तो हमने राइट हैंड जो क्या कहते हैं पाम रूल है, ये हाथ का जो उसका नियम लगा के निकालते हैं, जिसमें कि जो ये वाला अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में, और ये जो फिंगर है चारों वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी उसके दिशा में, इस फिंगर को रखेंगे, चारों उंगली को रखेंगे और इसको करंट की दिशा में रखेंगे। देखिए करंट का दिशा इधर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र नीचे है तो करंट की दिशा इधर हो गई। तो ध्यान क्या रखना है कि ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उदग्रता उदग्रता नीचे की दिशा में, तो ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में करंट होता है। अब विपरीत दिशा में अगर करंट है तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर करंट की दिशा में ऐसे रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है, देख लीजिए, है ना। हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो करंट इधर हो जाएगा। तो करंट की दिशा में मैंने थंब को रख दिया ये, और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे आ रहा है, उदग्रता नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो पाम जिधर जाएगा, पाम जैसे चलाते हैं, पाम तो ऐसे चलाते हैं ना, हाथ ऐसे चलाते हैं हाथ हमेशा, तो ये पाम जिधर जाएगा वो दिशा होगी बल की दिशा। तो बल जो होगा ये देख लीजिए करंट की दिशा हो गई इधर, और जो चुंबकीय क्षेत्र था वो नीचे की दिशा में, उदग्रता नीचे है, तो जो हमारा है हाथ मूव करेगा वो इधर मूव करेगा, क्योंकि ये बल जो लगाएगा ये वाला वो जिधर लगा रहा है वो ये दिशा है, और ये दिशा उत्तर की दिशा होगी क्योंकि ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो आगे वाला उत्तर होगा, पीछे वाला दक्षिण होगा। तो उत्तर की दिशा में बल लगाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस दिशा में बल लगेगा, उत्तर की दिशा में। ध्यान रखना है इसको राइट हैंड पाम रूल से कि करंट की दिशा में अगर हम अंगूठे को रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर हम ये फिंगर को रखते हैं तो जो ये हाथ जिधर मूव करता है वो बल की दिशा होती है। तो एकदम इसको याद ध्यान रखिए और उसी से निकला। तो पहला जो है, पहले का आंसर क्या है, उत्तर की दिशा में, पहला जो आएगा वो उत्तर की दिशा हो जाएगी, उत्तर की दिशा में बल लगेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो उत्तर की दिशा में लगेगा, ठीक है। फिर है आपका दूसरा, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास पर, मान लीजिए ये जो है ए क्षेत्रफल का है, मतलब अगर इसका त्रिज्या है आर, तो ए क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर, ये केंद्र पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो अगर वृत्तीय, ये जो पास है वृत्तीय कह सकते हैं तार है, इसके ऊपर इसके अंदर अगर करंट आई बह रहा है, ठीक है ना, तो करंट आई से निकाला जाता है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एम बराबर आई इंटू ए होता है ना। अगर एक फेरा है तो
अगर फेरा ज्यादा है, एन फेरा है ना, तब हम एन का मान NiA लिखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण जो विद्युत धारा बहती है किसी भी कुंडली में या कह सकते हैं वृत्तीय पास में, तो वो I विद्युत धारा का मान गुना क्षेत्रफल जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण होता है। और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा करंट की दिशा में अगर आप फिंगर को मूव करा लेंगे, जैसे इस करंट की दिशा में ऐसे फिंगर को मूव कराते हैं, घुमाते हैं फिंगर को करंट की दिशा में, तो थंब की जो दिशा आती है वही चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण, इसको अगर मैं करंट की दिशा में ऐसे कर रहा हूं तो चुंबकीय आघूर्ण किधर आ रहा है, अंदर की दिशा में, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर विद्युत धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय आघूर्ण अंदर की दिशा में होता है, और घड़ी का की विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा ऐसे बहती है तो थंब बाहर की दिशा में आ रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाहर की दिशा होती है। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण M से भी, कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, M या म्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा यहाँ पे अंदर की दिशा हो गई। तो चुंबकीय आघूर्ण किधर है, इस तरीके से, अगर बाहर की दिशा में होती है तो डॉट से दिखाते हैं उसको, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू है या M, जो भी कह लीजिए, M और म्यू दोनों बोलते हैं। तो ये चुंबकीय आघूर्ण है NiA। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B, इसके बीच ऊपर में, तो यदि किसी वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B होता है और उसमें विद्युत धारा I बहता है, तो B बराबर होता है म्यू नॉट बाई 2 I अपॉन जो क्षेत्र, इसका जो रेडियस होता है I अपॉन R। अब यहां से हमको तो केवल दिया हुआ है भाई B और क्या कहते हैं A, क्वेश्चन में देखिए तो B और A दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो B और A आप रख सकते हैं, तो A का मान हमको I भी नहीं रह सकता मेरे पास, ना R रह सकता है, या R भी हमने लिखा है अपने मन से और I भी हमने अपने मन से लिखा है, मतलब दोनों का मान चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करिएगा, तो यहाँ से दिखता है, आपसे पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ से क्या दिखता है कि I का मान M बटा A हो जाएगा, है ना। तो I का मान से हम निकाल सकते हैं, या I निकाल करके उसमें A मल्टीप्लाई कर देंगे तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो पहला काम ये करते हैं कि I को चुंबकीय आघूर्ण में बदल देते हैं, तो दोनों तरफ A से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा म्यू नॉट बटा 2 I बटा R। तो I गुना A बटा R हो जाएगा। ये वृत्त के केंद्र पर, जो वृत्तीय पास है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर म्यू नॉट बटा 2 I बटा R। तो BA, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 2BA बटा R, नहीं 2BAR बटा म्यू नॉट इज इक्वल टू IA बच गया, और IA को ही तो चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, और हमसे चुंबकीय आघूर्ण ही पूछ रहा है। तो M का मान हो जाएगा, ये IA बराबर M है, तो ये M इज इक्वल टू इतना आएगा। अब इसमें हमको केवल दिया हुआ है B और A, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो R का मान हमको बदलना पड़ेगा। तो R का मान कहां से बदलेंगे, A बराबर पाई R स्क्वायर होता है, तो वहां से बदलना पड़ेगा, है ना। तो यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि A बराबर पाई R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर A बटा पाई बराबर R स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट अंडर हो जाएगा। इस R का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा M बराबर 2BA बटा म्यू नॉट, और R का मान कितना है भाई, तो R का मान है आपका रूट अंडर A बटा पाई। अब देख लीजिए, A पे पावर 1 है, A पे पावर 1/2 है, दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा इसका मान कितना, इसका मान हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा आपका M बराबर ये 2BA पे 1/2 पावर ये 1/2 है, तो 3/2 पावर बटा म्यू नॉट और रूट अंडर पाई, ये इसका मान हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का, जो पूछा गया है कि ये क्षेत्रफल, ये वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण ये होगा। हमको केवल क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो हमने A और B के सेंस में ही केवल बताया, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो आपका पाई भी कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा A और B के रेस्पेक्ट में, संदर्भ में हमने उसकी जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान निकाल दिया। तो दूसरा क्वेश्चन ये है। फिर नेक्स्ट है आपका कितना,
क्वेश्चन है कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2A तथा 6A है, तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज कर लीजिए तो बहुत आसानी से बन सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई चुंबकीय आघूर्ण जो होता है या चुंबक होता है वो कोई करंट वाला अगर किसी भी इसके अंदर मान लीजिए कि कह रहा है क्या कि जो इस तरीके से कोई चुंबक है मान लीजिए, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं उसको ए बोलता है, एक का, दूसरे का 2A बोलता है और तीसरे का 3A 6A बोलता है। तो अगर कोई भी जो क्या कहते हैं वृत्तीय जो पास होता है या कुंडली होता है उसके अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो उसी तरीके का अगर बोला जाए कि इसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, I × A। तो अगर तीनों को ऐसा मान लिया जाए कि विद्युत धारा इसके अंदर जो प्रवाहित हो रही है सब में I ही हो रहा है, लेकिन सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है भाई, तो A है। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है, एक का 6A है। तो अलग अलग अगर चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा M1 बराबर I × A, दूसरे का हो जाएगा M2 बराबर I, तो सेम ही है लेकिन A के जगह पे अब 2A हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2A है। तीसरे का M3 है तो इसको लिख सकते हैं I × 6A क्योंकि उसका क्षेत्रफल 6A है। तो तीनों का अगर रेशियो निकालिएगा तो सब में तो IA कॉमन ही है, IA यहाँ भी है, IA यहाँ भी है। इसका मतलब M1 M2 और M3 का अनुपात अगर निकालेंगे तो 1:2:6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6, तो 1:2:6 हम उसको लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है आपका वो 1:2:6 जो आ रहा है चुंबकीय आघूर्ण। उसके बाद है आपका, ये तो हो गया आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है डायनोमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनोमो के अंदर आपको पता है क्या करते हैं आप, उसको जब डायनोमो को जो जब घुमाया जाता है तो उससे जो विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन होता है। तो विद्युत ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो उसका जो कॉइल होता है उसके अंदर जो करंट हम देते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो घूमता है और वो मैग्नेट के बीच में लगा रहता है, चुंबक के बीच में लगा रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है और चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से वहां पे क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत वहां पर लगता है और जिसके चलते वहां पे कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो होता है। तो ध्यान रखना है कि जो आपका डायनोमो का सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है, क्योंकि उसके अंदर जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगता है और घूमता है तो उसको एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है ना। जैसे कोई कॉइल होता है, इसको जब इसके अंदर करंट जब डालते हैं तो करंट डालेंगे तो ये घूमना शुरू कर देगा, ठीक है ना, आई डालते हैं तो घूमना शुरू कर देता है और इसको हम रखते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र बदलता है ना, और चुंबकीय क्षेत्र जो इससे पास करने वाला जब बदलता है तो कह सकते हैं या सिंपल ये बोल सकते हैं कि जब आप इसको घुमाते हैं, करंट को छोड़िए, इसको घुमाया जाता है, मैकेनिकली घुमाया जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलने से एक विद्युत वाहक बल कह सकते हैं या पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट उत्पन्न होता है और वो करंट आपको मिलता है। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत काम करता है। तो इसके किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ध्यान रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। डायनमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर है आपका लॉरेंट बल को परिकलित करने का सूत्र क्या है।
लॉरेंज बल को परिकलित करने का सूत्र, तो लॉरेंज बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है ई है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर है रखा हुआ, क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल होता है क्यू ई होता है, ठीक है ना। और अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसके अंदर कोई आवेश क्यू है, वो किसी वेग से गतिमान है, भी वेग से गतिमान है, ठीक है ना, भी वेग से गतिमान है, तो उसके लिए लॉरेंज ने बोला कि इसके ऊपर जो बल लगता है क्यू भी क्रॉस बी, इसको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल लॉरेंज बल जो होता है, लॉरेंज बल का मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, ये होता है टोटल बल। तो अलग अलग इस तरीके से लिखते हैं, अदरवाइज जो है इसको आप एक साथ लिखिएगा तो क्यू कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाता है E प्लस भी क्रॉस बी। तो लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो ये होता है F बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। अलग अलग ये होता है जिसमें ये विद्युत बल होता है, ये चुंबकीय बल होता है, तो ध्यान रखना है कि ये जो है विद्युत बल है, ठीक है ना, विद्युत बल लगता है जो विद्युत क्षेत्र में, और चुंबकीय बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये बल जो है वो चुंबकीय बल है, ठीक है ना, तो एक चुंबकीय बल है और एक विद्युत बल है, दोनों का जोड़ जो होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो वो पूरा लॉरेंज बल कहलाता है, किसी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में घूमने वाला अगर आवेश होता है तब, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो मान आ रहा है आपका लॉरेंज बल को परिकलित करने का सूत्र ये होता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का जो ऊर्जा घनत्व है, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व ये होता है म्यू नॉट नहीं बी स्क्वायर बटा ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी, तो ई जो होता है ये होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ठीक है ना। तो ऊर्जा घनत्व जो बोलते हैं वो होता है बी का ऊर्जा घनत्व अगर बोला जाए तो ई ही लिख लीजिए, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऊर्जा घनत्व होता है वो आता है आपका बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखना, ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, तो ई लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना, ऊर्जा सदिश राशि नहीं होता, तो ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा लिखेंगे, ऊर्जा घनत्व की बात कर रहा है, तो ऊर्जा घनत्व होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, तो आपको पता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान 10 पे पावर माइनस 7 होता है, जो आप पढ़ रखे हैं, आपने ऑलरेडी बता रखा है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा ये वैल्यू। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, और विद्युत क्षेत्र का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मैंने आपको बताया था, तो उसके में अंदर अलग होता है जो कैपेसिटर में आपको आपने पढ़ा, ठीक है, तो हमने संधारित्र में वो बताया था आपको कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का अगर ऊर्जा घनत्व पूछे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र वाला ऊर्जा घनत्व, फिर से ध्यान रखना है कि ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा घनत्व जो होता है, ऊर्जा घनत्व जो विद्युत क्षेत्र वाला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है ये वाला। धारावाही चालक में धारा अल्पांश के लिए बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखें, तो धारावाही चालक में धारा अल्पांश मतलब कोई धारावाही चालक है, इसमें करंट बह रहा है, तो धारा अल्पांश कोई ले लिया जाए डीएल, ठीक है ना, तो इसके चलते किसी बिंदु पर बगल में कोई बिंदु अगर है मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी का मान अगर निकाला जाए तो छोटा अल्पांश अगर धारा है डीएल के लिए, छोटा अल्पांश के लिए, तो जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी छोटा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी होता है उसका मान होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर
डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये सदिश राशि के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब जो धारावाही चालक है, ये चालक है, उसके अंदर विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, उसका जो अल्पांश है डीएल है, उससे कुछ दूरी आर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र को बायोट सेवर्ट लॉ में कहा जाता है कि डीबी जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है, अगर इन दोनों के बीच ये जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ये है, इसके बीच का एंगल थीटा है, आर वेक्टर ये वाला है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोला जाए तो ऐसे भी लिखा जाता है, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है सदिश रूप लिखे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये जो है इसका मान होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, डीबी का मान क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, धारावाही चालक में। फिर कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जब भी परिवर्तित किया जाता है तो उसके समानांतर नहीं, उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को अगर आप किस में बदलते हैं, मान लीजिए कोई गैल्वेनोमीटर है, तो कहने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर के रूप में कब यूज करेंगे, जब कहीं का वोल्टेज मापना होगा। तो ये वोल्टेज मापने का मतलब है, मान लीजिए इसके बीच का वोल्टेज भी है, ठीक है ना, इसके बीच का वोल्टेज भी है और इसको मापना है, तो आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल में आप गैल्वेनोमीटर को लगा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है ना, लेकिन इसके अंदर करंट मैक्सिमम, मान लीजिए ये दोनों ये कोई तार है और उस तार का ये तार है और उस तार के इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो भी है। गैल्वेनोमीटर का यूज हम वोल्ट मीटर में कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर क्या करता है भाई, तो वोल्टेज नापता है। तो ये गैल्वेनोमीटर को कैसे लगाया जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल लगाया जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज लगाइएगा यहाँ पे, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं या आरजी है, और इसके अंदर करंट जो है मैक्सिमम जाना चाहिए आईजी, लेकिन आप वोल्टेज मापने जा रहे हैं, किसका मतलब है इसके अंदर करंट ज्यादा जा सकता है, और करंट ज्यादा जाएगा तो ये बर्न हो जाएगा, जल जाता है गैल्वेनोमीटर। इसीलिए इसके सीरीज में एक और भी रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगाता है आर लगा करके, तब यहाँ से जोड़ते हैं, जिससे ये बचा लेता है इसको, इसके अंदर करंट इससे ज्यादा आने नहीं देता, और सारा का सारा करंट जो है ये कहने का मतलब ये जो रेजिस्टेंस की वजह से ये आईजी से ज्यादा नहीं आता। मतलब गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा करंट अगर होगा तो जल जाता है, इसलिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है ना, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। उच्च प्रतिरोध मतलब ज्यादा मान का प्रतिरोध लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9 नंबर है, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है ना, इस तरीके से, और इससे 1 मीटर की दूरी पर कोई, इसमें जो करंट बह रहा है 1 एम्पीयर का, और इससे 1 मीटर की दूरी पर आपसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, तो अनंत लंबाई के लिए आपने पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, 2i अपॉन आर होता है। सही मायने में किसी भी तार के चलते म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ पे होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है ना, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई आर, ये होता है वैल्यू में। और अनंत तार के लिए ये जो एंगल होता है दोनों, ये तार अगर अनंत हो जाता है तो ये वाला जो मान है वो 90 डिग्री हो जाए, ये फाई 1 है,
और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ जो है ये वाला एंगल फाई 2 होता है। तो अनंत तार होता है तो ये वाला फाई 1 का मान 90 डिग्री हो जाता है और इधर भी फाई 2 का मान 90 डिग्री हो जाता है। दोनों 1 1 मिलकर के 2 हो जाता है, इसलिए 2i/r होता है। ठीक है ना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, आई हो गया और इंटू 2, तो आई का मान तो 2 तो है ही और आई का मान 1 एम्पियर है और आर का भी मान 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन आर ये वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 बोला था तो 2 और ये टेस्ला, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला का वैल्यू आ जाएगा। 1 एम्पियर की धारा परिवाहित हो रही है और 1 मीटर पे की दूरी पे रखा हुआ है, दोनों का मान हमने 1 1 रख दिया। तो इससे वैल्यू आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण बी की बीमा क्या होती है? तो चुंबकीय प्रेरण बी की बीमा हम निकाल सकते हैं, जैसे F बराबर एक फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। ठीक है ना। अगर कोई क्या कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार में, तो उसके ऊपर लगने वाला बल, मान लीजिए ये तार है, ये तार में करंट बह रहा है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है B, तो इसके ऊपर लगने वाला बल ILB sin थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र एकदम अंदर की दिशा में इस तरीके से है, मतलब आई के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री। तो F बराबर क्या हो जाएगा ILB sin 90 का मतलब 1 है ना, sin 90 हो गया। तो sin 90 का वैल्यू 1 हो गया तो F इज इक्वल टू ILB हो गया। यहाँ से हमें कह रहा है B का, यहाँ से आप B निकालिएगा तो क्या हो जाएगा F बटा IL। अब डायमेंशन अगर B का निकालते हैं तो क्या हो गया F का MLT-2, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, I का एम्पियर होता है, L का मीटर होता है, तो L हो गया, तो L से L कट गया, तो कितना आया M पे पावर 1, L पे पावर तो 0 हो गया, T पे पावर -2, A पे पावर -1। तो ये जो है आपका चुंबकीय प्रेरण D का बीमा हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण D की बीमा क्या होती है? ठीक है। फिर कह रहा है आर त्रिज्या और एन फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर, ठीक है ना, कुंडली के केंद्र पर पूछ रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा। तो कुंडली के केंद्र पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट बटा आई, म्यू नॉट बाई आई अपॉन आर होता है। तो केंद्र के ऊपर जो होता है उसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुंडली है आपका मतलब इस तरीके से, इसका त्रिज्या आर दे रखा है, इसके अंदर विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है ना, और कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। तो केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने आगे क्वेश्चन ये वाला बताया था कि केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बी जो होती है वो होता है म्यू नॉट बाई आई, सॉरी म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन आर, ये केंद्र के ऊपर होता है। तो क्या दिख रहा है, बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। बी किसके अनुक्रमानुपाती है, तो 1 बटा आर के। आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर के व्युत्क्रमानुपाती है, 1 बटा आर के अनुक्रमानुपाती है, तो ये दो चीज के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना। तो ये कुंडली के केंद्र पर बी निकालते हैं तो यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर कुंडली दिया हुआ है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इससे कोई दूरी पर बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आर इसका त्रिज्या है और ए दूरी पर बोल रहा है कि आपसे बताइए बी का मान क्या हो, ए दूरी पर, तो बी का मान यहाँ पे जब निकालते हैं तो बी का मान यहाँ जो आता है वो आता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू ए स्क्वायर, सॉरी नहीं, आई इंटू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आई इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है ना। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ए होता है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है।
तो वैल्यू वाइज क्या होते हैं यहाँ पे, बी का वैल्यू जो किसी भी बिंदु पर, अगर केंद्र से, यहाँ केंद्र है, ठीक है ना, केंद्र से अगर ए दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पे हमको निकालना है बी का मान, तो क्या हो जाता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, 2ia डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे 3/2, 2ia होता है। अब इसमें देखिए मैं मान अगर निकालिएगा, ए जहां पे ए क्या है, तो ए का मान जो है इसका क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर केंद्र के ऊपर निकालेंगे, इसका मान केंद्र के ऊपर, तो केंद्र के ऊपर ए, ये वाला बिंदु यहाँ चला जाएगा, तो ए का मान 0 हो जाएगा, है ना। तो बी केंद्र के लिए क्या होना चाहिए, बी केंद्र के लिए जो आपका ए का मान है वो 0 हो जाएगा, ए का मान 0 रख दीजिए, तो बी केंद्र क्या आ जाएगा, जरा देखिए, जो हमने अभी बताया था, आता है कि म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i इंटू ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो गई, तो हो जाएगा आर स्क्वायर पे 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 इंटू आई, ए का मान पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया नीचे आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर से कैंसिल हो गया, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है, म्यू नॉट बटा 2 आई, म्यू नॉट बाई 2 आई बटा आर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले केंद्र का मान बताया था, म्यू नॉट बाई 2 आई बटा आर होता है, तो वही आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला किसी भी बिंदु के लिए हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि त्रिज्या जो है वो r है, और केंद्र से ये जो दूरी है उसके अक्ष के ऊपर, जो जो कुंडली है उसके अक्ष के ऊपर स्थित एक बिंदु है ना, तो ये अक्ष पर स्थित बिंदु है, कोई भी बिंदु P है तो वहां पे आपको निकालना है, ठीक है ना, ये अक्ष के ऊपर स्थित बिंदु है, तो वहां पे हमको B का मान ज्ञात है। फिर कहता है एक आवेशित कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आवेशित कण अगर B से, B है कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है, मान ले लेते हैं इस तरीके से B है चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें भी जो है इस तरीके से जा रहा है, या कोई एंगल पे जा रहा है, इस तरीके से भी जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे F जो बनता है वो उसको बोलते हैं क्यू भी क्रॉस बी, और मान जो आता है इसको बोला जाता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, तो ये वाला मान अधिकतम हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री जब होता है तो एफ का मान अधिकतम होता है, और वो किसके बराबर होता है, तो क्यू भी बी के बराबर, इसको अधिकतम बोलते हैं। और थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो एफ का मान हो जाएगा क्यू भी बी इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। का मतलब क्या हुआ, थीटा का मान 0 कब होगा, जब ये भी जो है इधर नहीं होके एकदम ऐसे हो जाए, तो बी के डायरेक्शन में अगर भी हो जाए तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है, ठीक है ना। तो कण पर लगने वाला 0 तब होगा जब आवेशित कण, आवेशित कण यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैंने क्यों लिया, आवेश है, तो आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है, और आवेशित बल अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण, मतलब भी ऐसे नहीं होकर के एकदम 90 डिग्री हो जाए, तो अगर आवेशित कण बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गमन करती है इस तरीके से भी, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो अधिकतम बल होता है, तो किसके बराबर होता है, तो Q गुना B के बराबर होता है ना। और किसी भी एंगल पे पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, 45 पे कितना लगेगा, तो क्यू भी बी साइन 45, 30 पे कितना लगेगा, तो क्यू भी बी साइन 30, इस तरीके से ध्यान रखना है, दोनों के बीच का एंगल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक आप इसको पढ़िए, तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारे क्वेश्चन के साथ